मेरा फिर से जन्म हुआ है और मैं ठीक उस दिन वापस आ गया हूँ जब सू चिंगिंग के पिता ने मेरे मुंह पर एक 10 मिलियन युआन का चेक फेंका था। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने उस चेक के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ उनका मजाक उड़ाने वाला चेहरा देखने को मिला और सू चिंगिंग की वह ठंडी और गुस्से वाली नजर मिली। अगले 10 साल तक मैं बिल्कुल मिट्टी की तरह सस्ती जिंदगी जीता रहा और बस उसके पीछे पीछे भागता रहा। आखिर में एक बिजनेस पार्टी के दौरान उसे सुरक्षित रखने के लिए एक अंधेरी गली में दुश्मन ने मुझे मार डाला। मेरे मरने से ठीक पहले मेरी आंखों के सामने आखिरी चीज जो थी वह उसका बिल्कुल बिना किसी फीलिंग वाला चेहरा था, जैसे मैं उसके लिए कोई अनजान रास्ते चलता आदमी हूँ। इस बार मैं ऐसा पागल आशिक नहीं बनूंगा जो अपना सब कुछ खो देता है। इसलिए मैंने आराम से अपना हाथ आगे बढ़ाया और चेक ले लिया। मैंने ऊपर सुजांगो की तरफ देखा और एक बहुत ही प्यारी स्माइल दी, यहाँ तक कि मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया। थैंक यू अंकल। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इस महंगे और आलीशान कमरे में वह बिजली की तरह गूंजी। सू जियांगो ने जो भी कड़वी बातें सोच रखी थीं, वह उसके गले में ही अटक गईं। उसके चेहरे का गुस्सा तुरंत हैरानी में बदल गया। उसने शायद 100 तरीके सोचे होंगे कि मैं कैसे मना करूंगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुस्कुराऊंगा और उसे थैंक यू कहूंगा। उसके पास खड़े जाओ हुईज का मजाक उड़ाने वाला चेहरा तुरंत जम गया, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। और जहां तक सूचिंगिंग की बात है, वह घमंडी लड़की जो हमेशा खुद को बहुत ऊपर समझती थी और कभी कोई फीलिंग नहीं दिखाती थी, पहली बार उसके हमेशा शांत रहने वाले चेहरे पर हैरानी दिखी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके होंठ खुले के खुले रह गए, लेकिन उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली। मैंने ध्यान से चेक को फोल्ड किया और उसे अपनी पुरानी जीन्स की जेब में रख लिया। फिर मैं खड़ा हुआ और सुजांगो के आगे थोड़ा झुका। आप फिक्र मत कीजिए अंकल, आज के बाद से मैं मिस सू चिंगिंग को कभी परेशान नहीं करूंगा। यह कहकर मैं सू चिंगिंग की तरफ घूमा। पिछले 3 साल तक तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। मैं सच में माफी मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो और सब कुछ आसान रहे। सू चिंगिंग का शरीर हल्का सा कांप उठा। उसने आखिरकार मेरी आंखों में सीधा देखा और उन सुंदर आंखों में गुस्से की जगह अब सिर्फ हैरानी थी। उसके बोलने का इंतजार किए बिना मैं जाने के लिए घूमा। तभी चैनान, मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर थोड़ी इज्जत होगी, लेकिन तुम तो बिना दिमाग के लालची निकले। 10 साल का प्यार तुमने 10 मिलियन युआन के लिए बेच दिया। तुम सच में बहुत सस्ते हो। मेरे कदम रुक गए। पिछली जिंदगी में इसी बात ने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया था कि मैंने अपना आपा खो दिया था और मैं उस पर झपट पड़ा था, लेकिन बदले में बॉडीगार्ड्स ने मुझे अधमरा करके वहां से बुरी हालत में निकाल दिया था। पर अभी मैंने बस आराम से घूमकर उसे देखा। मेरी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ थोड़ी सी तरस थी। आप मजाक कर रहे हैं सेकंड यंग मास्टर। पहली बात, यह 10 साल नहीं बल्कि 3 साल थे। दूसरी बात, यह दोनों तरफ का प्यार नहीं था। मैं ही पागल की तरह पीछे पड़ा था। तीसरी बात, यह कोई सौदा नहीं है। ये तो चेयरमैन सू हैं जो मुझे पिछले 3 साल की मेहनत का सही बदला दे रहे हैं। आखिरकार एक पागल आशिक का नाटक करने में बहुत वक्त और ताकत लगती है। ये 10 मिलियन ना तो ज्यादा है और ना ही कम, ये बिल्कुल सही है। मैंने उस कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और उस प्राइवेट रूम से बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। मेरे पीछे पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। होटल से बाहर आते ही ढलती हुई धूप मेरी आंखों में चुभने लगी। मैंने चेक बाहर निकाला और उस पर लिखे नंबर्स को देखा। वह इतना सच था कि मेरी आंखों में आंसू आने लगे। भाड़ में जाए प्यार और भाड़ में जाए इज्जत। मुझे चैनन को जिंदगी का एक दूसरा मौका मिला है और इस बार मैं किसी से प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ पैसे से प्यार करता हूँ। मैं तुरंत चेक कैश करवाने बैंक नहीं गया। सुजांगो जैसे चालाक इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने कोई चाल चली होगी, जैसे चेक को रोक दिया हो, या शायद वह एक फेक चेक हो जो मुझे बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया हो। तुमने गलत सोचा सुजांगो। मैंने एक कैब ली और स्लम एरिया में अपने किराए के कमरे में वापस चला गया। वह गीला और अंधेरा कमरा 10 स्क्वायर मीटर से भी छोटा था, जहां हवा में नूडल्स और सीलन की बदबू भरी हुई थी। ये वही जगह थी जहां अपनी पिछली जिंदगी में सुचिंगिंग की यूनिवर्सिटी के थोड़ा पास रहने के लिए मैंने दुख झेला और पूरे 3 साल तक रहा। मैंने अपना 5 साल पुराना टूटा हुआ लैपटॉप खोला। उसकी स्क्रीन और सिस्टम अटक रहे थे और खुलने में बहुत वक्त ले रहे थे। मुझे लिखने की कोई जल्दी नहीं थी। मैं बस पीछे की तरफ झुका कि और कुर्सी से आवाज आने लगी। फिर से जन्म लेने के बाद मेरा सबसे बड़ा फायदा क्या है? जानकारी। अगले 10 साल के बिजनेस के बदलाव, कौन से स्टॉक्स ऊपर जाएंगे और कौन से बिजनेस आगे बढ़ेंगे, मुझे सब पता है। मैंने स्टॉक ट्रेडिंग ऐप खोला और बड़े आराम से टेंगफे टेक नाम टाइप किया। मुझे सब अच्छे से याद है। बस कल ही के दिन यह छोटी सी अनजान कंपनी एक नए चिप टेक्नोलॉजी पैटेंट का ऐलान करेगी और इसका स्टॉक प्राइस 5 युआन से सीधा 200 युआन तक पहुंच जाएगा। मैंने अपना फोन उठाया और सू चिंगिंग का नंबर डायल किया। जो सामान तुमने मेरे घर छोड़ा था, मैंने वह सब पैक करके दरवाजे के पास रख दिया है। तुम उसे लेने के लिए किसी को भी भेज सकती हो। और हाँ, मैं अपना नंबर बदल रहा हूँ, तो अब से
उसकी तरफ से किसी जवाब का इंतजार किए बिना मैंने कहा कि अब मुझसे कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने सिम कार्ड बाहर निकाला, उसे बीच से तोड़ दिया और कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। आखिरकार अब हर तरफ शांति थी। अगली सुबह जल्दी मैं बिना किसी देरी के सीधा बैंक गया। चेक कैश करवाना बहुत ही आसान रहा, लेकिन तब तक मुझे यकीन नहीं हुआ जब तक मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन नहीं आया जिसमें मेरे अकाउंट में बहुत सारे ज़ीरो जुड़ने का मैसेज था। तब जाकर मुझे सच में यकीन हुआ कि मेरी ज़िंदगी अब सच में बदलने वाली है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने वह पूरे 9.9 मिलियन युआन लिए और उन्हें अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने सारे पैसे टेंगफे टेक पर लगा दिए। जब मैं स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकला तो मेरा पूरा शरीर अचानक बहुत हल्का महसूस करने लगा। अब मुझे बस इंतज़ार करना था। मैं उस पुराने और गंदे किराए के कमरे में वापस नहीं गया। इसके बजाय मैं शहर के सबसे अच्छे होटल में गया और वहाँ एक बड़ा और महंगा रूम बुक किया। बाथटब में आराम करते हुए मैं ठंडी शैंपेन पीने लगा। खिड़की से बाहर इस भागती दौड़ती दुनिया को देखते हुए मैं थोड़ा खो सा गया। अपनी पिछली जिंदगी में मैं सिर्फ ऐसे होटल के बाहर खड़ा हो सकता था। ऊपर सबसे ऊंची फ्लोर की लाइट्स को देखते हुए मैं सू चिंगिंग के बारे में सोचता था कि वह वहाँ किसी बड़ी और महंगी पार्टी में होगी। जब मैं ये सब सोच ही रहा था तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। ये सू चिंगिंग थी। उसने लिखा था, चेन एन, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें जो सामान दिया था तुमने उसे फेंक दिया। ऐसा लगता है कि उसे मेरा नया नंबर मिल गया था। उसने मुझे जो सामान दिया था वह बस ऐसी छोटी मोटी चीजें थीं जो उसे नहीं चाहिए थीं। एक पेन और एक नोटबुक। जब भी वह मुझे कुछ देती तो ऐसा लगता था जैसे किसी भिखारी को भीख दे रही हो। मैं उस वक्त कितना बेवकूफ था जो उन चीजों को खजाना समझता था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तुरंत उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने रूम सर्विस को कॉल किया। हेलो, कृपया 2 प्रोफेशनल मस्यूसेस को ऊपर भेज दीजिए। इस जिंदगी में मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा। अगले 1 हफ्ते तक मैंने बड़े आराम और सुकून के दिन गुजारे। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं रोज अपनी मर्जी से सोकर उठूं, सबसे ऊपर वाले फ्लोर के रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करूं और अच्छे खाने का मजा लूं। दोपहर का वक्त आराम से बिताऊं, जिम या पूल में जाकर, और रात को युनचेंग की शानदार नाइट लाइफ का मजा लूं। मैंने अपने सस्ते कपड़े और जीन्स पहनना छोड़ दिया और एक बढ़िया फिट होने वाला सूट पहन लिया। कहते हैं ना कि कपड़ों से ही इंसान की पहचान होती है। ये बात बिल्कुल सच है। जब मैंने वह शानदार सूट पहना और हाथ में एक महंगी घड़ी पहनी और किसी भी बड़े होटल या जगह पर गया तो मेरा स्वागत सिर्फ इज्जत और अच्छी सर्विस के साथ किया गया। अब कोई मुझे अजीब नजरों से नहीं देख रहा था और ना ही कोई नफरत से देख रहा था। पैसा सच में एक मर्द की सबसे बड़ी ताकत होता है। रही बात टेंगफे टेक के स्टॉक की, तो मैंने उसे चेक करने की जहमत भी नहीं की। आज रात मैंने 2 हॉट मॉडल्स को बुलाया युनचेंग के सबसे बड़े और महंगे प्राइवेट क्लब में ड्रिंक्स के लिए, जिसका नाम युंडिंग हेवनली पैलेस था। वहाँ म्यूजिक बहुत तेज था, लोग झूम रहे थे और वहाँ की हवा में पैसे और मजे की खुशबू थी। अपनी पिछली जिंदगी में मुझे यहाँ कदम रखने का भी हक नहीं था, लेकिन अभी मैं सबसे अच्छी सीट पर बैठा था और सबका ध्यान मेरी तरफ था। यंग मास्टर चेन एन, एक और ड्रिंक लीजिए, मेरे पास बैठी मॉडल ने मेरे पास आकर धीरे से कहा। मैं मुस्कुराया और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता मैंने उसके गाल को थोड़ा सा खींच लिया। तभी मेरी नजर एक जानी पहचानी लड़की पर पड़ी, सू चिंगिंग। वह यहाँ क्या कर रही है? उसके साथ जाओ हुई खड़ा था और उनके साथ कुछ और अमीर लड़के भी थे। जाओ हुई वहाँ खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। सू चिंगिंग अभी भी बिल्कुल शांत और गुस्से में लग रही थी, इस शोर शराबे से बिल्कुल अलग। उसने भी मुझे देख लिया। जैसे ही हमारी आंखें मिली उसकी आंखों में हैरानी और थोड़ा सा शक दिखा और फिर नफरत साफ नजर आने लगी। हाँ, बिल्कुल नफरत। उसकी नजर में एक ऐसा इंसान जिसने उसके बाप से पैसे लिए और यहाँ आकर ऐश कर रहा है, वह किसी कचरे से कम नहीं था। चाओ हुई ने भी उसकी तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखकर उसके चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली हंसी आ गई। वह भीड़ को हटाते हुए सीधा मेरी तरफ बढ़ने लगा। तो यह है बदनाम चेन आन, प्यार के सबसे बड़े आशिक। जाओ हुई की आवाज बहुत तेज थी। वह जानबूझकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। क्या अंकल सू के 10 मिलियन यहाँ उड़ाने के लिए लेकर आए हो? लगता है तुम्हें लग रहा है कि तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मुकाम पर पहुंच गए हो। उसके पीछे खड़े लड़के जोर जोर से हंसने लगे। सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मैं एक बड़ा सिंप हूँ। कह रहे थे कि मैंने खुद को 10 मिलियन में बेच दिया और सभी मर्दों का नाम खराब किया। मेरे पास बैठी दोनों मॉडल्स शर्म महसूस कर रही थीं और खड़े होने की कोशिश करने लगीं। मैंने आराम से उन्हें वापस बिठा दिया और उन्हें वहीं बैठने का इशारा किया। मैंने अपना ग्लास उठाया और धीरे से अंदर की विस्की को घुमाने लगा। मैंने जाओ हुई की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की। यंग मास्टर जाओ, बहुत समय से मिले नहीं। आपका फैमिली बिजनेस कैसा चल रहा है? मैंने सुना है कि जाओ ग्रुप के कुछ बाहर के देश वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो लगता है किसी मुश्किल में फंस गए हैं। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अपनी ड्रिंक का एक घूंट लिया। सी पोर्ट प्रोजेक्ट जो साउथ ईस्ट एशिया में था वहाँ के नए रूल्स की वजह से बंद हो गया है ना? और यूरोप में चिप एजेंसी के राइट्स, क्या उसे जोंगसी कैपिटल ने नहीं छीन लिया? बिल्कुल आपके हाथ से छीन लिया।
इन दोनों नुकसान की वजह से आपको कम से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ होगा, है ना? ये सारी बातें मैंने देखी थी अपनी पिछली जिंदगी की बिजनेस खबरों में। ये सुनकर जाओ हुई के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। ये सब कंपनी के अंदर के राज थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा यह बात कोई नहीं जानता था। इस बेकार लड़के को कैसे पता चल गया? तुमने मेरे बारे में पता लगाया है। मैंने अपना ग्लास नीचे रखा और आखिरकार उसकी आंखों में सीधा देखा। यंग मास्टर जाओ, आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। आप मेरे समय के लायक नहीं हैं। मैं खड़ा हो गया। मैं उससे आधा सिर लंबा था और उसे नीचे की तरफ देखने लगा, अपनी आंखों में नफरत लिए हुए। अपनी जुबान पर लगाम दो। एक पागल कुत्ते की तरह हर किसी को काटना बंद करो। हमारे आसपास का म्यूजिक लग रहा था कि धीरे धीरे बंद हो रहा है। सबको समझ आ गया कि माहौल खराब हो चुका है। मेरी ताकत से डर कर जाओ हुई वहां अपना मुंह खोले खड़ा रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और उसका चेहरा पीला पड़ गया, फिर गुस्से से लाल हो गया और वह बहुत अजीब लग रहा था। मैंने उसे इग्नोर किया, अपने वॉलेट से पैसे निकाले और उन्हें टेबल पर रख दिया। मेरे साथ वक्त बिताने के लिए शुक्रिया लड़कियों। कैब करके घर चली जाओ। इसके साथ ही मैंने अपने सूट का कॉलर ठीक किया और जाओ हुई के पास से निकल गया। जब मैं सू चिंगिंग के पास से गुजरा तो मेरे कदम रुक गए। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी जो उस प्राइवेट रूम से भी ज्यादा थी। उसे शायद समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कुछ ही दिन पहले जो लड़का मिट्टी की तरह सस्ता और बेकार था उसके सामने वह अचानक इतना बदल गया है और तेज हो गया है। मैंने उसे देखकर एक स्माइल दी, एक ऐसी स्माइल जिसका कोई मतलब था। क्लासमेट सू, तुम्हें लोगों को पहचानना सीखना चाहिए। इसके साथ ही मैं घूमा और चला गया, अपने पीछे एक नया रूप छोड़कर, और वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। ऐसा नहीं था कि वह मेरे लायक नहीं थी, बस बात यह थी कि अब मेरा उसे देखने का भी मन नहीं था। क्लब से निकलकर मैं होटल वापस नहीं गया बल्कि सीधा गाड़ी चलाकर एयरपोर्ट चला गया। यह जगह युनचेंग, यहाँ मेरी पिछली जिंदगी के बहुत सारे दुख थे। अब जबकि मैंने अपना पहला पैसा कमा लिया है तो अब वक्त है किसी दूसरी जगह जाने का और एक नई जिंदगी शुरू करने का। सुबह होते ही प्लेन ने उड़ान भरी मोडू की तरफ, एक ऐसी जगह जो पैसे और मौकों से भरी हुई है, एक बहुत बड़ा शहर। प्लेन में मैंने अपना फोन बंद किया और अपनी फर्स्ट क्लास सीट पर पीछे होकर बैठ गया और आराम से सो गया। जब मेरी आंखें दोबारा खुलीं, प्लेन पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। एयरपोर्ट से बाहर आते हुए, मोडू की हवा में सांस लेते हुए मुझे लगा जैसे मेरा एक नया जन्म हुआ है, एक योद्धा। मुझे घर खरीदने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बदले मैं सबसे महंगे हुआंगपू रिवर के पास वाले सर्विस डिपार्टमेंट गया, टैंग चेन यिपिन, और वहां एक लंबा अग्रीमेंट साइन किया। बड़ी कांच की खिड़कियों के सामने खड़े होकर, जहां से पूरा नज़ारा दिखता था, बर्न के खूबसूरत रात के नज़ारे को नीचे देखते हुए मैं जानता था कि यह मेरी असली जगह है। अगले दिन जैसे ही मार्केट खुला, मुझे मेरे स्टॉक ब्रोकर का फोन आया। उसकी आवाज़ खुशी से कांप रही थी। मिस्टर चैन, यह ऊपर चला गया है। टेंगफेई टेक ने डेली लिमिट को छू लिया है। मैंने बस आराम से हम्म कहा, इसे बेचना मत जब तक ये 150 युआन तक न पहुंच जाए। फोन रखकर मैंने अपने अगले काम की प्लानिंग शुरू की। सिर्फ स्टॉक्स पर भरोसा करना सही नहीं है, इससे नींव मजबूत नहीं होती। मुझे अपना खुद का बिजनेस एम्पायर बनाना होगा। अपनी पिछली जिंदगी की यादों के हिसाब से मैं जानता हूं कि आने वाले सालों में ऑनलाइन हेल्थ केयर, न्यू एनर्जी व्हीकल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, ये 3 सबसे बड़े काम होंगे। मैंने 1 हफ्ता लगाया एक बड़ा बिजनेस प्लान बनाने में। मैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोलना चाहता था जो इन नए और अच्छे बिजनेसेस को ढूंढ सके। 1 महीने बाद टैंगफे टेक के शेयर की कीमत, जैसा मैंने सोचा था, बहुत तेजी से बढ़ गई और ये पागलपन की तरह 150 युआन तक पहुंच गई। मेरे अकाउंट का पैसा बढ़कर शुरुआती 9.9 मिलियन युआन से एक ऐसे नंबर पर पहुंच गया जिसने मुझे भी हैरान कर दिया, 3 बिलियन युआन। मैंने बिना सोचे समझे सब कुछ बेच दिया। पैसा तभी सेफ होता है जब वह आपकी जेब में हो। इस शुरुआती पैसे के साथ मेरी वैंग चाओ कैपिटल मोडू में पूरी तरह से शुरू हो गई। इसका ऑफिस एलू जियाजुई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर की सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर था, जो ओरिएंटल पर्ल टावर के ठीक सामने नदी के दूसरी तरफ था। मैंने लोगों को काम पर रखना शुरू कर दिया। मार्केट से बहुत ज्यादा सैलरी देकर मैंने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकों से सबसे अच्छे एनालिस्ट्स और ट्रेडर्स को अपनी तरफ कर लिया। शुरू में वे बड़े लोग मुझे कमजोर समझते थे क्योंकि मैं एक नया और 20 साल का लड़का था। लेकिन जब मैंने यूएस स्टॉक मार्केट के 3 बार गिरने की बिल्कुल सही भविष्यवाणी की और उन्हें मार्केट के खिलाफ ट्रेड लगवाई, जिससे एक ही दिन में $50 मिलियन का फायदा हुआ, तो उन सबकी बोलती बंद हो गई। उनका मुझे देखने का तरीका शक से बदलकर इज्जत में बदल गया और आखिर में उनकी आंखों में मेरे लिए एक पागलपन जैसी भक्ति दिखने लगी। मैं उनके लिए सिर्फ एक बॉस नहीं था, मैं उनके लिए भगवान था। मेरी जिंदगी अब बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी। हर दिन ढेरों मीटिंग्स होती थीं और पढ़ने के लिए रिपोर्ट्स के ढेर होते थे और न जाने कितने ही लोगों से मिलना होता था। मैं धीरे धीरे युनकिंग को भूलने लगा, सू चिंगिंग को भी भूल गया और उस बुरे वक्त को भी भूल गया, जब तक एक दिन मेरी सेक्रेटरी ने मुझे एक इनविटेशन कार्ड दिया
अगले हफ्ते शंजन के एग्जीबिशन सेंटर में एक इंटरनेशनल बिजनेस समिट होने वाला है। ये वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से इनविटेशन है। मैंने उसे लिया और एक बार ऊपर ऊपर से देखा, लेकिन जब मेरी नज़र को ऑर्गेनाइजर्स की लिस्ट पर पड़ी तो मेरे हाथ रुक गए। सू ग्रुप, ये लोग तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे, इसको मना कर दो। मेरी सेक्रेटरी थोड़ी परेशान दिखी। यह समिट बहुत बड़ा और मशहूर है। दुनिया की लगभग 500 सबसे बड़ी कंपनीज में से आधी यहाँ होंगी। और तो और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मिस्टर ली ने खास तौर पर आपको बुलाया है। मिस्टर ली हांगकांग के एक बिलियनर के बेटे हैं और इस समिट के होस्ट हैं। मैंने थोड़ा सोचा, ये आदमी, मैंने अपनी पिछली जिंदगी में इसे सिर्फ टीवी पर देखा था, लेकिन अब वह खुद मुझसे मिलना चाहता था। ऐसा लगता है कि वांगचाओ कैपिटल का नाम मोडू में बहुत दूर दूर तक फैल गया है। तो फिर चलते हैं। मैं भी देखना चाहता था कि उनके चेहरे के रंग कैसे होते हैं जब सू फैमिली के लोग मुझसे दोबारा मिलेंगे। वैसे भी मैंने उनके लिए एक बड़ा तोहफा तैयार कर रखा था। एक हफ्ते बाद मैं टाइम पर प्लेन में बैठा और वहां के लिए निकल गया। लैंड करने के बाद मैं सीधे वहां पहुंचा, लेकिन अचानक जैसे ही मैंने हॉल में कदम रखा, जाओ हुई गुस्से में मेरी तरफ लपका। तुमने ये क्या किया? मैं चमकती हुई लाइट के नीचे खड़ा था और आसपास के लोगों की नजरें मुझ पर थीं। जाओ हुई की आंखें लाल थीं। वह एक हारे हुए जुएबाज की तरह लग रहा था। उसने मेरे सूट का कॉलर जोर से पकड़ लिया। उसका सांस फूल रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ ही देर पहले उसे खबर मिली होगी कि जाओ ग्रुप का सीपोर्ट प्रोजेक्ट पूरी तरह से बंद हो गया है। चेनन, तुमने ये क्या किया? मैंने नीचे देखा, उसके कांपते हुए हाथों को देखा। आधा महीना पहले वह एक घमंडी अमीर बाप का बेटा था, लेकिन अब मेरी नज़रों में वह एक नाचते हुए जोकर के सिवा कुछ नहीं था। मुझे गुस्सा नहीं आया। मैं बिल्कुल शांत था और सब समझ रहा था। यंग मास्टर जाओ, ये सूट बहुत महंगा है। अभी के वक्त शायद आप इसके पैसे भी नहीं दे पाएंगे। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी कलाई पकड़ी और उसे जोर से मरोड़ दिया। वह दर्द से चिल्ला उठा। उसने रोते हुए मेरा कॉलर छोड़ दिया। मैंने आराम से उसने रोते हुए मेरा कॉलर छोड़ दिया। मैंने आराम से अपने मुड़े हुए कॉलर को ठीक किया। सब कुछ अपने काबू में होने का यह एहसास पिछली जिंदगी के उस बुरे वक्त से कहीं बेहतर था। डायनेस्टी कैपिटल के लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? और तुम्हें हमारी फैमिली का सबसे बड़ा राज कैसे पता चली? इसके लिए मुझे तुम्हारे पिता के दिए हुए 10 मिलियन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसी से मुझे टांगफे टेक में मौका मिला। जाओ हुए वहां खड़ा का खड़ा रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस पैसे से उसके बाप ने मेरी बेइज्जती की थी, वही पैसा जाओ फैमिली को बर्बाद करने की वजह बनेगा। तभी सफेद गाउन पहने सूचिंगिंग भीड़ से बाहर आई। उसकी आंखों में हैरानी थी। चेनन, क्या तुम सच में इतने बेरहम हो सकते हो? मैंने अपना सिर घुमाकर उसे देखा। यह वही चेहरा था जिसे मैंने 10 साल तक टूटकर प्यार किया था, लेकिन अब मेरे दिल में उसके लिए कोई एहसास नहीं बचा था। मिस सू, बिजनेस एक जंग है। जब शाओहुई मुझे बर्बाद कर रहा था, तब तो तुमने उसे बेरहम नहीं कहा था। सू चिंगिंग ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। बाहर आ गया। मैंने उन पर और ध्यान नहीं दिया। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरों के सामने मैं बैंकेट हॉल के अंदर वीआईपी सीट्स की तरफ चलने लगा। पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो। आज तुम मेरे दुश्मन बनने के लायक भी नहीं हो। मैं हांगकांग के सबसे बड़े अमीर की तरफ बढ़ा, बिलियनर मिस्टर ली, और मैंने उनके ग्लास से अपना ग्लास हल्का सा टच किया। जाओ हुई जमीन पर गिर गया और आसपास के लोगों की आवाजें उसे बढ़ते हुए पानी की तरह डुबाने लगी। लाउंज के अंदर वहां इतनी शांति थी कि ग्लास में बर्फ के गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मिस्टर ली मेरे सामने बैठे थे। उनकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। उनकी आंखों में मेरे लिए इज्जत थी। हमारी बात बहुत आराम से हुई। डायनेस्टी कैपिटल ली ग्रुप के साथ मिलकर काम करेगा ताकि एक नया एनर्जी प्रोजेक्ट बनाया जा सके। मुझे पता था इस कदम से मैं यहाँ हमेशा के लिए मजबूत हो जाऊंगा। ब्रदर चेन, आज कल के नौजवान सच में कमाल है। जिस तरह तुमने जे हाउस की जमीन पर कब्जा किया, वह बिल्कुल परफेक्ट था। मैं तो बस मौके का फायदा उठा रहा था। ब्रदर ली, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। मिस्टर आई ऑफ को बाय कहने के बाद मैं जाने की तैयारी कर रहा था। तभी लाउंज का दरवाजा एक बार फिर खुला। सू चिंगिंग दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब वह घमंड नहीं था जो बैंकेट हॉल में था। उसकी आंखों में ऐसी थकान और पछतावा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। चेनन, क्या हम बात कर सकते हैं? बिजनेस के बारे में नहीं, बस आम बात। मैं वापस सोफा पर बैठ गया और अपने लिए एक ग्लास पानी निकाला। अगर मेरी पिछली जिंदगी वाले रूप ने उसे इस तरह बोलते हुए सुना होता तो शायद मेरा दिल टूट गया होता, लेकिन अब मुझे ये सिर्फ वक्त की बर्बादी लग रहा था। मिस सू, आज दोपहर को मेरी एक इंटरनेशनल मीटिंग है। आपके पास सिर्फ 3 मिनट हैं। तुम मुझे पहले कभी ऐसे नहीं बुलाते थे। वह 10 मिलियन, मेरे पापा बस तुम्हारा टेस्ट लेना चाहते थे। वह सच में तुम्हें दूर नहीं भगाना चाहते थे। ये सुनकर मुझे अचानक हंसी आ गई। मेरे सबसे सामने 10 मिलियन फेंक कर टेस्ट लेना और गार्ड्स को मुझे बाहर निकालते हुए देखना, क्या तुम इसे टेस्ट कहती हो? अगर तुम यहाँ बस फालतू बातें करने आई हो
तो तुम जा सकती हो मिस सू। इज्जत के लिए मुझे उस 10 मिलियन के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने मुझे साफ दिखा दिया कि इज्जत सच में प्यार से बढ़कर होती है। सू चिंगिंग अपनी जगह पर जम गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं खड़ा हुआ, अपना कोट उठाया और चलने लगा, सीधा उसके पास से गुजरते हुए। जब मैं उसके कंधे के पास से गुजरा, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपनी आंख के कोने से भी नहीं। मिस सू, अब कभी मेरे सामने जज्बात की बात मत करना। हमारे बीच अब सिर्फ बिजनेस है। मैं लाउंज से बाहर चला गया। सूरज की धूप मेरे शरीर को सुकून दे रही थी। मुझे एहसास हुआ कि जब मैंने उस पुरानी बात को छोड़ दिया तो हवा भी ज्यादा ताजा लगने लगी। माधु वापस आने के तीसरे दिन मुझे सूजी अंगों का फोन आया। उनकी आवाज में अब 2 हफ्ते पहले जैसा रोब नहीं था, बल्कि उसमें एक ऐसी परेशानी थी जो छुपी नहीं रह सकती थी। मैं डायनेस्टी कैपिटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर के ऑफिस में बैठा था और बाहर का नज़ारा देख रहा था, और मैंने आराम से स्पीकर फोन दबा दिया। चेनन, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुमने जाओ फैमिली का प्रोजेक्ट छीन लिया और अब तुम जानबूझकर सू ग्रुप के रिटेल शेयर्स खरीद रहे हो। अंकल सू, आपने ही तो मुझे सिखाया था कि बिजनेस में सिर्फ फायदा देखा जाता है। मुझे लगता है कि सू ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? फोन के दूसरी तरफ से ग्लास टूटने की आवाज आई तातलाई। साफ पता चल रहा था कि चेयरमैन सू बहुत गुस्से में थे। मेरी पिछली जिंदगी में उन्होंने मुझे कचरा समझा था और सोचा था कि मैं कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा, लेकिन अब उनकी जान मेरे हाथों में थी। यह है बदला। तुम चिंगिंग की वजह से सू फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो। आप मिस सू को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रहे हैं। बदला? नहीं, मैं तो बस एक फायदे का बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने फोन काट दिया और तुरंत उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर स्टॉक की कीमतों को बदलते हुए देख रहा था और मैं बहुत शांत महसूस कर रहा था। सू ग्रुप सालों से अंदर से खोखला हो चुका था। उनके अंदर के हिसाब किताब में पहले से ही बहुत सारी कमियां थीं। मुझे बस एक हल्का सा धक्का देना था और ये पूरा एम्पायर टुकड़े टुकड़े हो जाता। प्रेसिडेंट चैन, मिस सू चिंगिंग नीचे आई हैं। वह कह रही हैं कि उन्हें आपसे मिलना ही है। मैंने अपनी कलाई पर बंधी पटेक फिलिपे घड़ी को थोड़ा घुमाया और मेरे चेहरे पर एक हल्की सी हंसी आ गई। 2 हफ्ते पहले मुझे सू फैमिली के घर के अंदर कदम रखने का भी हक नहीं था। 2 हफ्ते बाद सू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी को मेरे ऑफिस के बाहर बेचारी बनकर इंतजार करना पड़ रहा था। उसे इंतजार करने दो, तब तक इंतजार करने दो जब तक मैं इस रिपोर्ट को पूरा न देख लूं। मैंने अपनी कॉफी की एक घूंट ली, जिसकी कड़वाहट मेरी जुबान पर फैल गई और मैं पहले से भी ज्यादा एक्टिव महसूस करने लगा। मैं त्सुजंग वू को अच्छे से समझाना चाहता था कि उस 10 मिलियन को फेंकने का क्या नतीजा हुआ है जो उसने मेरे ऊपर फेंका था। 2 घंटे बाद सू चिंगिंग आखिरकार मेरे ऑफिस के अंदर आई। वो बहुत ज्यादा थकी हुई और परेशान लग रही थी, यहाँ तक कि उसकी अच्छे मेकअप से भी उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे छिप नहीं रहे थे। उसने अपने हाथों में एक फोल्डर को जोर से पकड़ा हुआ था। सू ग्रुप को बचाने का यह आखिरी तरीका था। चेनान, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, इसे रोक दो। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। अगर सू ग्रुप बर्बाद हो गया तो वह जिंदा नहीं बचेंगे। मैंने अपनी चेयर घुमाई ताकि मैं उस लड़की के सामने आ सकूं जो कभी मेरी पहुंच से बहुत दूर थी। अपनी पिछली जिंदगी में मैं उसे बचाने की कोशिश में एक अंधेरी गली में मर गया था। उसने तो मेरे जनाजे पर आने की तकलीफ भी नहीं की थी। आज उसकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मिस सू, अगर तुम किसी से भीख मांग रही हो तो तुम्हारा तरीका सही होना चाहिए। मैंने रिस्ट्रक्चरिंग अग्रीमेंट देख लिया है जो तुम्हारे हाथ में है, और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर तुम क्या चाहते हो? अगर हमारा ग्रुप बच जाता है तो मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। मैं खड़ा हुआ और उसके पास गया। वह डरकर एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में साफ डर दिख रहा था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके हाथ में पकड़े फोल्डर की तरफ इशारा किया और उसे छीन लिया और उसे कचरा करने वाली मशीन में डाल दिया। मुझे सू ग्रुप में 51% शेयर चाहिए। इसके अलावा सू जांगवो को सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। ये नामुमकिन है। मेरे पापा ऐसी शर्त कभी नहीं मानेंगे। मैं वापस अपनी डेस्क के पीछे बैठ गया। मैंने एक सिगार जलाई। धुएं के बीच से मेरी नज़र बिल्कुल ठंडी और तेज हो गई। तो फिर अब कहने को कुछ नहीं बचा। मिस सू, कल मार्केट बंद होने से पहले मैं इस कंपनी को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लूंगा। तब तक सू फैमिली सिर्फ अपनी कंपनी ही नहीं खोएगी, बल्कि वह कर्जे के पहाड़ के नीचे दब जाएंगे। सू चिंगिंग एक चेयर पर गिर पड़ी। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। शी स्टेयर्ड एट मी, जैसे वह किसी शैतान को देख रही हो। लेकिन मैं जानता था, मैं तो सिर्फ अपना हक वापस ले रहा था। बाहर जाओ, जब मैं पैसे कमा रहा हूं तो मेरा टाइम खराब मत करो। सू चिंगिंग लड़खड़ाते हुए ऑफिस से बाहर चली गई। मैंने उसे जाते हुए देखा। मेरे दिल में उसके लिए बची कुची रहम की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। यह खेल तो अभी शुरू हुआ है। सू फैमिली तो मेरे बिजनेस खड़ा करने का पहला रास्ता है। मैं अपनी कार में बैठा था और नीचे लोगों की भीड़ को जमा होते हुए देख रहा था। सू ग्रुप की बिल्डिंग के पास सू जांगो शायद इस वक्त अपने ऑफिस में छिपा हुआ था और घबराहट में अपने पुराने दोस्तों को फोन कर रहा था। मेरी पिछली जिंदगी में ये लोग खाने की टेबल पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते थे और कसम खाते थे कि वह मेरा साथ देंगे।
लेकिन जब सू फैमिली पर बुरा वक्त आया तो सबसे पहले यही लोग सब कुछ लूटने के लिए आगे आए। ओल्ड ली, उस वक्त जब तुम्हारा पैसा फंसा हुआ था तब मैंने ही तुम्हारी मदद की थी। अब जब मुझे तुम्हारे शेयर्स चाहिए तो तुम मुझसे मार्केट प्राइस की बात कर रहे हो। मैंने फोन पर उनकी गुस्से वाली आवाज सुनी। मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। सू जांगू अभी भी नहीं समझ पा रहा था। इस धंधे में कोई हमेशा का दोस्त नहीं होता, सिर्फ अपना फायदा होता है। और मैंने ओल्ड ली को 3 गुना ज्यादा पैसा ऑफर किया था, क्योंकि चेयरमैन सू ने माफी मांगने से मना कर दिया है। तो अब मैं इस आग को थोड़ा और बढ़ाऊंगा। मैंने फोन रखा और इशारा किया अपनी सेक्रेटरी को, 10 मिनट से भी कम समय में प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू करो। ये खबर कि सू ग्रुप ने गलत फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाई हैं हर बड़े न्यूज चैनल और अखबार के पहले पन्नों पर छा गई। यह उन बड़े तोहफों में से एक था जो मैंने बहुत पहले से तैयार किया था। इसका एक एक सच सू ग्रुप की सबसे कमजोर कड़ी पर लगा। ये नामुमकिन है। इन हिसाब किताब के बारे में तो सिर्फ कंपनी के बड़े लोगों को ही पता था। चैनन, आखिर तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? मैंने सबसे ऊपर वाली मंजिल की बंद खिड़कियों की तरफ देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं देख सकता हूँ सू जांगो के चेहरे पर पूरी तरह से छाई मायूसी को। अपनी पिछली जिंदगी में उसकी इन गलतियों को छिपाने के लिए मैंने दिन रात बिना सोए काम किया था, यहाँ तक कि भारी ब्याज पर कर्जा भी लिया था। लेकिन इस जिंदगी में यही सब उसे नरक में भेजने का रास्ता बन गया। अंकल सू, ये तो बस शुरुआत है। शेयर्स की कीमत बहुत तेजी से गिर गई। सू ग्रुप की कीमत कुछ ही देर में अरबों रुपए कम हो गई, 1 घंटे से भी कम समय में। मैं जानता था कि सू जांगो की हिम्मत अब पूरी तरह से टूट चुकी है। इस मतलबी दुनिया में अब उसके पास बात करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मादू में बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं छाता लेकर बिल्डिंग से बाहर निकला और मैंने बारिश में सू चिंगिंग को खड़े देखा। उसके पास छाता नहीं था और वह पूरी तरह भीग चुकी थी। उसका वह पुराना घमंड अब बिल्कुल टूट चुका था। मुझे देखते ही वह तुरंत आगे बढ़ी, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड्स ने उसे थोड़ी दूर ही रोक दिया। चैनन, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, एक बार मेरे पापा से मिल लो। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और वह हॉस्पिटल में है। वह खुद तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। मैं रुक गया और बारिश के बीच से उसे देखने लगा। उसके चेहरे से पानी बह रहा था और यह पता लगाना मुश्किल था कि वह उसके आंसू थे या बारिश का पानी। मेरी पिछली जिंदगी में भी ऐसी ही एक बारिश वाली रात को, सिर्फ एक ऐसी मिठाई खरीदने के लिए जो उसने आम तौर पर बोली थी, मैं आधे से ज्यादा शहर दौड़ गया था और बदले में मुझे सिर्फ एक ही बात सुनने को मिली थी, ये बहुत मीठा है, इसे फेंक दो। अगर माफी मांगने से सब ठीक हो जाता तो पुलिस की क्या जरूरत होती? दिखावा करना बंद करो। तुम पहले ऐसे कभी नहीं थे। मुझे बस एक छोटी सी सर्दी होने पर भी तुम घंटों परेशान रहते थे। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो गए? क्योंकि वह चनान जो तुम्हारी परवाह करता था वह उस अंधेरी गली में पहले ही मर चुका है। आज का मैं सिर्फ अपना फायदा और नुकसान देखता हूँ। मैं उसके पास से गुजर गया और रास्ते के किनारे खड़ी रोल्स रॉयस की तरफ बढ़ने लगा। सू चिंगिंग मेरे पीछे दुख से रो रही थी, लेकिन मेरे दिल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। देर से दिखाया गया यह गहरा प्यार मेरी नजरों में कचरे से भी सस्ता है। अगर तुम सू फैमिली को छोड़ दो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि शादी भी। शादी? मिस सू, तुम्हारी आज की कीमत एक रिसेप्शनिस्ट बनने के लायक भी नहीं है। मेरी डायनेस्टी कैपिटल कंपनी में गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया और बाहर की हवा, बारिश और उसके रोने की आवाज आना बंद हो गई। मैंने पीछे देखने वाले शीशे में देखा, जहां वह सफेद परछाई धीरे धीरे दूर और छोटी होती जा रही थी, और मैंने अपने लिए एक ग्लास रेड वाइन निकाली। इस बार मेरी पूरी तरह से जीत हुई थी। सू ग्रुप के शेयर होल्डर्स की मीटिंग अपने तय समय पर शुरू हुई। मैंने लकड़ी का भारी दरवाजा धकेल कर खोला। वह शोर से भरा हुआ मीटिंग रूम एक पल में बिल्कुल शांत हो गया। मैं सीधा उस कुर्सी की तरफ बढ़ा जो सबसे बड़ी ताकत का निशान थी। वह जगह पहले सुजांगो की हुआ करती थी, लेकिन अब वह मेरी है। मिस्टर चैन, आप देख लीजिए, हमने शेयर्स ट्रांसफर के सारे पेपर्स पर साइन कर दिए हैं। सू ग्रुप अब पूरी तरह आपके हाथ में है। इन चालाक लोगों के बदलने की रफ्तार किताब का पन्ना पलटने से भी तेज थी। कल तक ये सूजी अंगुओं की मदद कर रहे थे और नए प्लान्स बना रहे थे, लेकिन आज ये जल्दी से जल्दी नए मालिक के साथ जुड़ना चाहते हैं। मैंने अपने सामने रखे पेपर्स को खोला और वहां बैठे हर एक शख्स को देखा। आज से इस जगह को सू ग्रुप नहीं कहा जाएगा, इसका नया नाम डायनेस्टी टेक है। सू फैमिली के जितने भी रिश्तेदार हैं उन्हें 1 घंटे के अंदर कंपनी छोड़नी होगी। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, वहां शोर शुरू हो गया। रूम के एक कोने में सू युए गुस्से में लाल चेहरा लेकर अंदर आया। वह इस सच को बिल्कुल भी मान नहीं पा रहा था। और तुम मुझे किस हक से बाहर निकाल रहे हो? यह कंपनी मेरे परिवार की है। तुम तो बस एक किस्मत वाले गुंडे हो। क्या तुमने वह नहीं सुना जो मैंने अभी कहा? इसे बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने सू युए को एक कमजोर मुर्गी की तरह पकड़ लिया और उसे बाहर खींचने लगे। उसके गाली देने की आवाज कॉरिडोर में गूंज रही थी, लेकिन किसी भी शेयर होल्डर ने उसके लिए बोलने की हिम्मत नहीं की। मैंने अपना सिर घुमाया ताकि टेबल के आखिरी कोने में बैठी सू चिंगिंग को देख सकूं। उसने अपना सिर नीचे किया हुआ था। उसके दोनों हाथ आपस में कसे हुए थे। मिस सू, हमारे पुराने रिश्ते के नाते
मैं तुम्हारे लिए एक घर छोड़ दूंगा, अपने पिता को लेकर वहां चली जाओ। कम से कम तुम सड़क पर तो नहीं आओगी। सू चिंगिंग ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें एक लकड़ी की कठपुतली की तरह खाली थीं। वह खड़ी हुई और बिना कुछ बोले रूम से बाहर चली गई। मुझे पता था कि उसकी बची कुची इज्जत भी आज मैंने पूरी तरह मिट्टी में मिला दी थी। बैल्कनी में खड़े होकर मैंने हुआंगपू रिवर का पूरा रात का नजारा देखा। सू फैमिली के इस तरह खत्म होने से काफी शोर मच गया था माडू के बिजनेस वर्ल्ड में, लेकिन मुझे पता था कि यह तो मेरे बिजनेस एम्पायर की बस एक शुरुआत थी। असली मुश्किल तो अब शुरू होने वाली थी। ब्रदर चेन, आपने सू फैमिली का मामला बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन जिस चिप मैन्युफैक्चरिंग वाली जमीन पर आपकी नजर है उसे पाना इतना आसान नहीं होगा। क्या आपको कुछ पता चला है ब्रदर ली? मिस्टर ली ने थोड़ी दूर एक कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक औरत बैठी थी जिसकी नजर एक तेज तलवार की तरह धारदार थी। वह शेन रॉक्सी है, जो कैपिटल के शेन परिवार की मालिक है और आने वाले 10 सालों तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर राज करने वाली है। शेन परिवार की नजर भी उसी प्रोजेक्ट पर है। शेन रॉक्सी को लाल बालों वाली चुड़ैल कहा जाता है। उसके तरीके आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हैं। थोड़ा खतरनाक होना अच्छा है। अगर सामने वाला कमजोर हो तो मजा नहीं आता। जैसे ही उसे लगा कि मैं उसे देख रहा हूँ, शेन रॉक्सी ने मेरी तरफ घूमकर अपना ग्लास उठाया। उसकी स्माइल में एक अजीब सा चैलेंज था। मेरी पिछली जिंदगी में शेन परिवार ने 3 साल बाद तक माडू के मार्केट में कदम नहीं रखा था। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे दोबारा जन्म लेने की वजह से, इस बदलाव के कारण, यह ताकतवर दुश्मन इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। शेन रॉक्सी, जब तुम पिछली जिंदगी में राज कर रही थी तब मैं सिर्फ सू चिंगिंग का एक ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन इस जिंदगी में मैं, देखते हैं कि असली शिकारी कौन है। मैंने एक प्यारी सी स्माइल के साथ जवाब दिया। फिर मैं घूमा और वहां से चला गया। मुझे अपने बिजनेस प्लान को थोड़ा बदलना था। शेन फैमिली का बीच में आना एक नया बदलाव था, लेकिन मेरे लिए यह एक बहुत बड़ा मौका था। अगर मैं शेन फैमिली के सदर्न एम्पायर को हरा देता तो वांगचाओ कैपिटल का कोई मुकाबला करने वाला नहीं बचता। हैंडओवर का काम खत्म करने के बाद मैं न जाने कैसे गाड़ी चलाकर उसी स्लम एरिया में पहुंच गया जहां मैं पहले रहता था। वह जगह अब भी वैसी ही अंधेरी और गीली थी। हवा में सस्ती सिगरेट की बदबू थी और कचरा बिखरा हुआ था। तभी मैंने एक जाना पहचाना इंसान देखा जो कार्डबोर्ड के डब्बे उठाने की कोशिश कर रहा था। वह सू चिंगिंग थी। क्या तुमने ऐसा सोचा था? आखिर में मैं उसी जगह रहने आ गई जहां तुम पहले रहते थे। क्या तुम यही बदला चाहते थे? वह एक गंदी दीवार के सहारे खड़ी थी। उसके हाथ में सस्ते इंस्टेंट नूडल्स का कप था। वह लड़की जो पहले बड़े रेस्टोरेंट्स के बिना कहीं नहीं खाती थी, आज उसे एक लैंडलॉर्ड से बहस करनी पड़ रही थी, सिर्फ 100 युआन के किराए के लिए। मेरा तुमसे बदला लेने का कोई इरादा नहीं था। मैंने सिर्फ अपनी चीजें वापस ली हैं जो मेरी थीं। तुम अपनी जिंदगी कैसे जीती हो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है चैनन। अगर अगर मैंने उस वक्त वह चेक न लिया होता, अगर तुम्हारा नया जन्म न हुआ होता, तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? यह सवाल सुनकर मैं एक पल के लिए रुक गया। फिर मैं जोर से हंस पड़ा। इस सवाल ने मुझे मेरी पिछली जिंदगी में बहुत परेशान किया था, लेकिन इस वक्त यह सवाल बहुत बेकार और खाली लग रहा था। जिंदगी में आगर जैसा कुछ नहीं होता मिस्सू। एक इंसान हमेशा अपने बीते हुए कल में नहीं जी सकता। मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले और उसके पास रखे डब्बे पर रख दिए। यह कोई तरस नहीं था, बल्कि सब कुछ हमेशा के लिए खत्म करना था। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं घूमा और गली के कोने में खड़ी अपनी महंगी कार की तरफ चल दिया। मेरे पीछे से सू चिंगिंग के रोने की आवाज आ रही थी। उस तंग गली में उसकी आवाज गूंज रही थी। मैंने कार स्टार्ट की और चमकती हुई सिटी सेंटर की तरफ निकल गया, बिना पीछे देखे। बड़ी खिड़कियों के बाहर मादू के आसमान में काले बादल छाए हुए थे। शेन रॉक्सी मेरे सामने बैठी थी। उसने अपना हमेशा वाला ब्लैक सूट नहीं पहना था, बल्कि उसने एक गहरे पर्पल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। वह बहुत सुंदर और शांत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी तेजी थी जो बिल्कुल कम नहीं हुई थी। मैंने नीचे देखा और टी सेट को ठीक करने लगा। मैंने पॉट में उबलता हुआ पानी डाला। जैसे ही सफेद भाप उठी, उसने कहा, प्रेसिडेंट चैन, मैंने सुना है कि उस चिप प्रोजेक्ट के लिए तुमने सू फैमिली को पूरी तरह मिटा दिया। प्रेसिडेंट चैन, आपको तो सब पता रहता है। यह तो बस एक आम बिजनेस डील थी। इसे मिटा देना नहीं कहते। मैंने एक कप चाय डाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। अपनी पिछली जिंदगी में शेन रॉक्सी बिजनेस की दुनिया में अपनी बेरहमी के लिए जानी जाती थीं। वह इस काम में एक्सपर्ट थीं। वह लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाकर अपने दुश्मन को कोने में धकेल देती थीं, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, क्योंकि आज वह जिस आदमी के सामने खड़ी थीं, उसके पास 10 साल आगे का फ्यूचर नॉलेज था। शेन फैमिली को वह प्रोजेक्ट हर हाल में चाहिए। अपनी कीमत बताओ और इस बिडिंग से पीछे हट जाओ। प्रेसिडेंट शेन, क्या आपको सच में लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी है? वह एक पल के लिए रुक गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने साफ शब्दों में मना कर दूंगा। उसने मेरे बारे में पूरी जानकारी निकाली थी उसकी फाइल्स के हिसाब से। मैं अब भी वही गरीब लड़का था जो अपनी इज्जत बेच देता, सिर्फ $10 मिलियन के चेक के लिए।
उसे यह नहीं पता था कि अब मेरी भूख उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। चेनान, बिजनेस एक लंबा खेल है। शेन फैमिली से दुश्मनी लेना तुम्हारे वैंगचाओ कैपिटल के लिए ठीक नहीं होगा। प्रेसिडेंट शेन, मेरी एक थोड़ी बुरी आदत है। मुझे जिस चीज को छूने से मना किया जाता है, मैं उसे उतना ही ज्यादा करना चाहता हूँ। हमारे बीच का माहौल अचानक से बहुत ठंडा हो गया। शेन रॉक्सी ने चाय को हाथ भी नहीं लगाया। वह खड़ी हो गईं। उनकी हाई हील्स की आवाज फर्श पर गूंज रही थी। वह दरवाजे पर रुकीं और उन्होंने पीछे मुड़कर मुझे देखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी हिम्मत अगले हफ्ते की ऑक्शन तक बनी रहेगी। दरवाजा बंद हो गया। मैंने अपना चाय का कप नीचे रखा और खिड़की के बाहर आते हुए काले बादलों को देखने लगा। शेन फैमिली का बीच में आना सच में परेशानी खड़ी कर सकता था, लेकिन मेरे दिमाग के हिसाब से अगले हफ्ते शेन रॉक्सी एक बड़े नुकसान की वजह से पैसे की भारी कमी में फंसने वाली थी। यही मेरे भरोसे की सबसे बड़ी वजह थी। हॉस्पिटल का रास्ता बिल्कुल सुनसान था और हवा में दवाइयों की बदबू थी। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि सू जियांगो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ है। उसके नाक में ऑक्सीजन ट्यूब लगी थी। हमें मिले अभी सिर्फ आधा महीना ही हुआ था, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा कम हो गया था और उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। सू चिंगिंग बेड के पास सिर झुकाए बैठी थी और एप्पल छील रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारा मजाक उड़ाने आए हो? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। मैं तो बस चेयरमैन सू को कुछ बताने आया हूँ। सू जियांगो ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी धुंधली आंखें मुझ पर रुकीं। उसने अपने होंठ हिलाए। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सुनाई भी नहीं दे रही थी। मैं बेड के पास गया, उस आदमी की तरफ देखते हुए जिसने कभी मेरे मुंह पर चेक फेंका था। तुम जीत गए। सू ग्रुप अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे सू ग्रुप से शंजन के पुराने फैक्ट्री वाले इलाके के कागजात चाहिए। इसके बदले में मैं तुम्हारे इलाज का सारा खर्चा उठाऊंगा और सू चिंगिंग के लिए एक अच्छी नौकरी का इंतजाम करूंगा। सू चिंगिंग के हाथ में जो सेब था वह नीचे गिर गया और लुढ़कते हुए मेरे पैरों के पास आ गया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बेइज्जती और गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक बेबसी थी। वह जानती थी कि सू परिवार के पास अब मना करने का कोई हक नहीं बचा था। चेन आन, क्या तुम सच में हमारी बची कुची इज्जत भी खरीदना चाहते हो? इज्जत खुद कमाई जाती है, कोई दूसरा नहीं देता। चेयरमैन सू, इस पर साइन कर दो। सू जांगो का हाथ कांप रहा था जब वह उन कागजात पर साइन कर रहा था। मैंने उन कागजात को उठाकर रख लिया और उन पर दोबारा ध्यान नहीं दिया। उस पुरानी फैक्ट्री की जमीन के नीचे सरकार एक सबवे लाइन बनाने वाली थी, जिसकी वजह से वह एक बड़ा बिजनेस एरिया बनने वाला था। मेरी पिछली जिंदगी में सू परिवार इसकी कीमत नहीं समझ पाया और उन्होंने इसे जाओ परिवार को बेच दिया था, लेकिन इस जिंदगी में फायदे का यह बड़ा हिस्सा अब मेरा था। कल डायनेस्टी कैपिटल के एचआर डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना। तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनोगी। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मैं हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकल गया। सू चिंगिंग मेरे पीछे नहीं आई। मुझे पता था कि वह आएगी, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। सू चिंगिंग एक डार्क ग्रे बिजनेस सूट पहने हुए मेरे डेस्क के सामने खड़ी थी। वह काफी घबराई हुई लग रही थी और उसने अपने हाथों में एक फाइल को जोर से पकड़ा हुआ था। मैं अपने हाथ में बिडिंग के कागजात को देखता रहा। असिस्टेंट सू, इस डॉक्यूमेंट की 10 कॉपीज तैयार करो। दोपहर के 3 बजे मेरे साथ शेन रॉक्सी से मिलने चलना। कैपिटल में शेन परिवार का दबदबा बहुत बड़ा है। क्या तुम सच में उनसे सीधा टकराना चाहते हो? मैंने अपना पेन नीचे रखा और ऊपर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में जो घमंड था वह अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब उसकी जगह हालात से समझौता साफ दिख रहा था। तुम्हें सिर्फ मेरे ऑर्डर्स मानने हैं, सवाल नहीं पूछने। उस दोपहर बिडिंग वाली जगह पर माहौल काफी गर्म था। शेन रॉक्सी अपनी टीम के साथ बाईं तरफ बैठी थी और सभी जीतने के लिए तैयार लग रहे थे। मैं दाईं तरफ बैठा था और मेरे पीछे सिर्फ सू चिंगिंग खड़ी थी। जब होस्ट ने बिडिंग शुरू होने का ऐलान किया तो शेन रॉक्सी ने बहुत बड़ी कीमत लगाई। प्रेसिडेंट चेन, क्या तुम अब भी इस कीमत की बराबरी करोगे? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इसकी क्या कीमत चुकाते हो, लेकिन मेरा सुझाव है कि प्रेसिडेंट शेन पहले अपने सेक्रेटरी का फोन सुन ले। शेन रॉक्सी ने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी सेक्रेटरी तेजी से अंदर आई और उसके कान में धीरे से कुछ कहा। शेन रॉक्सी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मुझे अच्छी तरह याद था, ठीक 10 मिनट पहले यूरोप में शेन परिवार की डील को अचानक रोक दिया गया था क्योंकि उन्होंने नियम तोड़े थे। हमारा पैसा फंस चुका है। क्या यह सब तुमने किया है? मुझे बस इसका नतीजा पहले से पता था। प्रेसिडेंट शेन, जब शेन परिवार के पास अभी देने के लिए पैसे नहीं हैं तो मैं खुशी खुशी ये प्रोजेक्ट ले लूंगा, बिना किसी हिचकिचाहट के। मैंने अपना बोर्ड उठाया और शेन परिवार से थोड़ी कम कीमत बोली। पूरे कमरे में शोर मच गया। शेन रॉक्सी मुझे इस तरह घूर रही थी जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगी। सू चिंगिंग मेरे पीछे खड़ी थी और वह पूरी तरह हैरान थी। शायद उसने पहली बार बिजनेस की ऐसी लड़ाई देखी थी जो इतनी बेरहमी और सटीक तरीके से लड़ी गई थी। बिडिंग खत्म होने के बाद जब मैं लिफ्ट से बाहर आया तो मैंने देखा कि शेन रॉक्सी मेरी गाड़ी के दरवाजे से टिककर खड़ी थी। वह थोड़ी परेशान लग रही थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसके हाथ में एक बिना जली हुई सिगरेट थी। चेनन, तुम आखिर हो कौन? 20 साल का एक लड़का
उसके पास ऐसी समझ और ऐसी चाल नहीं हो सकती। मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि प्रेसिडेंट शेन को अभी यूरोप के नुकसान की भरपाई के लिए पैसे चाहिए। उसने झटके से अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में डर और शक था। उसकी सबसे छुपी हुई मुश्किल को मैंने आसानी से सबके सामने ला दिया था। मैं उसके पास गया, उसके हाथ से सिगरेट ली और उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। कैपिटल में शेन परिवार की पकड़ बहुत मजबूत है। मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं चाहता, मुझे कब्जा चाहिए साउथ में शेन परिवार के सारे एआई लैब्स पर। इसके बदले में मैं तुम्हारी इस मुश्किल को दूर करने के लिए 5 बिलियन युएन दूंगा। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो? हाँ बिल्कुल। लेकिन प्रेसिडेंट शेन को यह पता होना चाहिए कि मेरे अलावा कोई और इस वक्त तुम पर पैसा लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। शेन रॉक्सी काफी देर तक खामोश रही। वह एक समझदार औरत थी और जानती थी कि क्या ज्यादा जरूरी है। अपने घमंड और बचने के बीच उसने मेरी तरफ देखा कि आंखों में अजीब से जज्बात थे। उसमें नफरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा एक डर था। डील मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे डायनेस्टी कैपिटल में शेयर्स चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें सिर्फ मुनाफा मिलेगा। फैसले लेने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं होगा। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और सू चिंगिंग को अंदर बैठने का इशारा किया। सू चिंगिंग ने पहले शेन रॉक्सी को देखा, फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें हैरानी से भरी थीं। वह पहले सोचती थी कि शेन रॉक्सी कोई ऐसी ताकत है जिसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन मेरे सामने वह ताकत 1 घंटे से भी कम वक्त में ढेर हो गई। रात के वक्त बंड का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। मैं डेस्क पर बैठा था और सू चिंगिंग मेरे सामने बैठी थी। उसने आज बहुत मेहनत की थी, यहाँ तक कि उसने खुद आगे बढ़कर ओवर टाइम भी किया ताकि शेन परिवार के लैब्स के कागजात को तैयार करने में मेरी मदद कर सके। इस वक्त वह एक समझदार असिस्टेंट की तरह लग रही थी, न कि उस नखरेबाज अमीर लड़की की तरह जो वह पहले थी। चेनान, मेरे पापा के इलाज के पैसे देने के लिए और आज मुझे यह सब दिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, यह तुम्हारी मेहनत का बदला है। सू चिंगिंग, इस दुनिया में कमजोरी एक पाप है। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप नदी की सतह को देखती रही। मैं जानता था कि वह क्या सोच रही है। वह सोच रही थी कि काश उसने मेरे साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव किया होता। 3 साल पहले तो आज का रिजल्ट कुछ अलग होता, लेकिन मैं अच्छे से जानता था कि अब आगर मगर का कोई मतलब नहीं है। शेन फैमिली की लैब्स अब मेरे हाथों में थी, जिसका मतलब था कि मैंने हासिल कर लिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में जाने का टिकट। अगले 5 साल की आने वाली हवा पहले से ही मेरे कब्जे में थी। मैंने रेड वाइन की एक बॉटल ऑर्डर की और दूसरी तरफ ओरिएंटल पर्ल टावर की लाइट्स को देखने लगा। जाओ फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, सू फैमिली झुक चुकी थी और शेन फैमिली हमारी पार्टनर बन गई थी। इस आधे महीने में जो कुछ भी हुआ वह मेरी पिछली जिंदगी के पूरे 10 साल से भी ज्यादा शानदार था। क्या आप आगे भी सू फैमिली को टारगेट करते रहेंगे? सू फैमिली अब इस लायक नहीं है कि मैं उन पर ध्यान दूं। मेरा निशाना तो पूरा आसमान है। मैंने अपना ग्लास उठाया और एक ही बार में पी गया। सू चिंगिंग ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब से जज्बात थे जो पहले कभी नहीं देखे गए, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं खड़ा हुआ और अपना सूट ठीक किया ताकि आने वाले कल का स्वागत कर सकूं। मेरा अपना साम्राज्य अभी तो बस बुनियाद रखी गई थी। लेबोरेटरी में सैकड़ों सर्वर्स धीमे शोर के साथ चल रहे थे। यह जगह पहले शेन फैमिली की थी, लेकिन अब इस पर डायनेस्टी कैपिटल का नाम लिखा था। मैं स्क्रीन पर चलते हुए डेटा को देख रहा था और मैं अच्छे से जानता था कि कोड की यह लाइंस अगले 10 साल के लिए सोने की खान है। सू चिंगिंग रिपोर्ट्स का एक ढेर लेकर मेरे पास आई। उसका काम करने का तरीका पहले से ज्यादा तेज था, हालांकि थोड़ी सी परेशानी अभी भी कभी कभी उसकी आंखों में दिख जाती थी। प्रेसिडेंट चैन, चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर लिन आपसे मिलना चाहते हैं। वह बहुत नाराज हैं क्योंकि आपने पुरानी रिसर्च के पैसे बहुत ज्यादा कम कर दिए हैं। उन्हें अंदर आने दो। थोड़ी ही देर बाद सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी गुस्से में दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया। चेन आन, क्या तुम्हें साइंटिफिक रिसर्च के बारे में कुछ पता भी है? सारा पैसा न्यूरल नेटवर्क्स में लगा देना एक गलत रास्ता है। डॉक्टर लिन, मेरे पास कोई गलत रास्ता नहीं होता, सिर्फ सबसे तेज रास्ता होता है। मैंने व्हाइट बोर्ड पर आराम से लिखा कुछ जरूरी फॉर्मूलाज। ये एक ऐसा डीप लर्निंग एल्गोरिदम था जो मेरी पिछली जिंदगी में 3 साल बाद पब्लिश होने वाला था। डॉक्टर लिन का गुस्से से लाल चेहरा एकदम से शांत हो गया। वह व्हाइट बोर्ड को घूरने लगे। उनकी सांसें तेज होने लगी थीं। ये कैसे मुमकिन है? ये लॉजिक, तुमने इसे कैसे सोचा? मैं एक बिजनेसमैन हूं। मैं सिर्फ रिजल्ट देखता हूं। जैसा मैंने कहा है वैसा करो। 3 महीने के अंदर मुझे एक प्रोटोटाइप देखना है। डॉक्टर लिन ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूं। आखिर में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और फॉर्मूलाज लेकर चले गए। सू चिंगिंग एक तरफ खड़ी थी। उसकी आंखें हैरत से मुझे देख रही थीं। उसे लग रहा होगा कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ आने वाले कल को पहले से जान लेने का असर था। एआई के मामले को संभालने के बाद मैंने तुरंत अपना ध्यान लगाया न्यू एनर्जी व्हीकल्स पर। मेरी पिछली जिंदगी में इस इंडस्ट्री ने
खरबों डॉलर के रिकॉर्ड्स बनाए थे। आज मैं लेने आया था सबसे जरूरी परमिट, लिथियम माइनिंग का लाइसेंस। बड़े बड़े लोगों से भरे एक हॉल में शेन रॉक्सी भी वहां थी। वह पहले की तरह ही स्मार्ट और कॉन्फिडेंस में दिख रही थी और कुछ विदेशी बिजनेसमैन से बात कर रही थी। प्रेसिडेंट चैन, अभी तो आपने एआई का काम भी खत्म नहीं किया और आप अभी से बैटरीज में आना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा कहीं ज्यादा बड़ा निवाला लेने से गला न फंस जाए। बिना कोशिश किए मुझे कैसे पता चलेगा? वैसे प्रेसिडेंट शेन, क्या यूरोप वाला नुकसान अभी तक ठीक हो गया है? शेन रॉक्सी का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन फिर उसने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही न हो और अपना वाइन ग्लास उठाया। वह अब मेरी पार्टनर थी और मेरी सबसे खतरनाक दुश्मन भी। हम दोनों बैनर टाटा एक नाजुक बैलेंस बनाकर चल रहे थे। अब मैं अनाउंस करना चाहूंगा कि नॉर्थ वेस्ट लिथियम माइन के माइनिंग राइट्स जीतने वाली कंपनी है डायनेस्टी कैपिटल। पूरे हॉल में शोर मच गया। सारी आंखें स्पॉटलाइट की तरह मुझ पर टिक गईं। शेन रॉक्सी के ग्लास की वाइन हिल गई। वह हैरानी से मुझे देखने लगी। उसने मुझे रोकने के लिए 3 बड़े लोगों के साथ हाथ मिलाया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैंने पहले ही वहां की सरकार के साथ एक बड़ा अग्रीमेंट साइन कर लिया था। आप नॉर्थ वेस्ट कब गए थे? मेरे लोग रोज आप पर नजर रख रहे थे। प्रेसिडेंट शेन, मेरी गाड़ी पर नजर रखने से कुछ नहीं होगा। आपको मेरे दिमाग पर नजर रखनी होगी। मैं सू चिंगिंग को लेकर स्टेज की तरफ बढ़ा। सू चिंगिंग मेरे ठीक पीछे थी। आज उसने एक बढ़िया सूट पहना था और वह मुझे बचा रही थी उन रिपोर्टर्स से जो हमारे पास आने की कोशिश कर रहे थे। मैंने स्टेज से नीचे देखा, उन सभी चालाक चेहरों को देखा और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि यह बुनियाद अब मजबूत हो चुकी है। लिथियम माइन हासिल करने के बाद मैं अपना आखिरी पर्सनल काम पूरा करने के लिए युनचिंग वापस आया। सु फैमिली का पुराना विला सील कर दिया गया था। सुजांगो को देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि उन पर पैसे के घोटालों का शक था। वह सिर्फ विला के एक छोटे कमरे में रह सकता था। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और एक अजीब सी सीलन की बदबू मेरे नाक से टकराई। सुजांगो एक व्हील चेयर पर बैठा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। वह खिड़की के बाहर देख रहा था। तुम आखिरकार आ ही गए। क्या तुम ये देखने आए हो कि मैं अभी तक मरा या नहीं? मैं अपनी पुरानी चीजें वापस लेने आया हूँ जो मैंने चिंगिंग को दी थीं। मैंने कोने में रखे एक जंग लगे लोहे के डिब्बे की तरफ इशारा किया। उसके अंदर वह सब था जो सारे तोहफे मैंने सू चिंगिंग के लिए खरीदे थे 3 साल तक अपना पेट काट कर अपनी पिछली जिंदगी में। हालांकि उनकी कीमत ज्यादा नहीं थी, पर वे मेरी पिछली बेवकूफ़ी का सबूत थे। सू चिंगिंग दरवाजे पर खड़ी थी। वह लाल आंखों से उस डिब्बे को देख रही थी। चैनन, मैंने उन चीजों को हमेशा संभाल कर रखा। मैंने उन्हें फेंका नहीं। अब उन्हें रखने का कोई मतलब नहीं है। प्रेसिडेंट सू, मैंने आपका बैंक का सारा कर्ज चुका दिया है। सू जांगो ने झटके से अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी, पर वह जल्दी ही गायब हो गई। वह जानता था कि मैं यह किसी भलाई के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि सू फैमिली से अपने सारे रिश्ते पूरी तरह खत्म करने के लिए कर रहा था। अब से आपका और सू ग्रुप का आपस में कोई लेना देना नहीं है। चिंगिंग शंघाई में रहकर काम करेगी। हर महीने उसे इतनी सैलरी मिलेगी जिससे वह खर्चा चला सके। आपका। मैंने उस भारी लोहे के डिब्बे को उठाया और बिना पीछे देखे आंगन से बाहर चला गया। सू चिंगिंग मेरे पीछे दरवाजे तक आई। वह कुछ कहना चाहती थी, पर आखिरकार रुक गई। मैंने उस डिब्बे को सड़क के किनारे एक कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। उसी वक्त कचरे की गाड़ी को उसे ले जाते हुए देखकर मुझे लगा जैसे मेरे शरीर के अंदर का कोई बंधन पूरी तरह टूट गया हो। रात के 3 बजे मैं अभी भी अपने ऑफिस में बैठा था। मेरे सामने ऐसी कई बदनामी करने वाली खबरें थीं जिन्हें तुरंत रोक दिया गया था। हालांकि शाओ हुई जेल में था, पर जाओ फैमिली के बचे खुचे लोग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। उन्होंने डायनेस्टी कैपिटल से जलने वाले कुछ लोगों के साथ हाथ मिला लिया था और जानबूझकर यह अफवाह फैला रहे थे कि मेरे पैसे गलत तरीके से आए हैं। प्रेसिडेंट चैन, लीगल डिपार्टमेंट ने लॉयर्स के नोटिस भेज दिए हैं, लेकिन लोगों के बीच अभी भी बातें चल रही हैं। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि आप गलत तरीके से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। गलत तरीके से पैसे इकट्ठे करना, उन्हें लगता है कि यह सस्ती चाल मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने एक सिगरेट जलाई और खिड़की के बाहर सुनसान सड़कों को देखने लगा। अपनी पिछली जिंदगी में ऐसी ही अफवाहों की वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। यहाँ तक कि मेरी नौकरी भी चली गई थी। लेकिन इस वक्त मेरे हाथों में पूरी ताकत थी। हमारे सारे टैक्स के कागज और ऑडिट रिपोर्ट सरकारी अफसरों को भेज दो। साथ ही ब्रदर ली से बात करो और उनसे कहो कि कल के लिए एक मिला जुला बयान तैयार करें। जी, मैं अभी करती हूँ। चैनान, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तुम 2 दिन से सोए नहीं हो। मैंने उसके चिंता भरे चेहरे को देखा और अचानक मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जागा, पर मैंने जल्दी से उसे दबा दिया। आज के मुझे किसी की परवाह की जरूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ वफादारी चाहिए थी। जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम भी आराम करने चली जाना। कल जैसे ही मार्केट खुले, मैं चाहता हूं कि वह अफवाह फैलाने वाले अपना सब कुछ खो दें। आज रात शंघाई का फाइनेंशियल सर्कल
पूरी रात सो नहीं पाएगा। मैं प्राइस चार्ट्स को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता है। अंधेरे में छिपकर वार करने वाले उन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि उनका सामना किससे है। मैं सिर्फ आज को नहीं देख रहा था, मैं उनकी आने वाली हर चाल को देख सकता था। अफवाहों का तूफान अब शांत हो चुका था। अफवाह फैलाने वाले छोटे अखबार एक एक करके बंद हो गए। डायनेस्टी कैपिटल की मार्केट वैल्यू कम होने के बजाय बल्कि ब्रदर ली के सपोर्ट की वजह से 30% और बढ़ गई। मैं छत पर खड़ा था और मेरे पीछे पूरे शंघाई की चमक थी। शेन रॉक्सी अपनी हाई हील्स की आवाज के साथ चलते हुए मेरे पास आई। उसके हाथ में एक नया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था। चैनन, तुम सच में 20 साल के लड़के जैसे नहीं लगते। मुझे कभी कभी लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई 1000 साल पुराना शैतान बैठा है। क्या प्रेसिडेंट शेन मेरी तारीफ कर रही हैं या मेरा मजाक उड़ा रही हैं? वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई और हम दोनों नदी की तरफ देखने लगे। साउथ में शेन फैमिली की लैब्स अब पूरी तरह डायनेस्टी टेक्नोलॉजी में मिल चुकी हैं। हमारे पहली जनरेशन के एआई चिप्स अब बड़े पैमाने पर बनने के लिए तैयार हैं। इससे मैं एक आम बिजनेसमैन से बदलकर सच में एक बड़ा इंडस्ट्री टाइकून बन गया था। बीजिंग में किसी की नज़र तुम पर है। शेन फैमिली कुछ वक्त के लिए तो तुम्हें बचा सकती है, पर पूरी जिंदगी नहीं। तुम्हें बचने का रास्ता ध्यान से सोचना होगा। मुझे बचने के रास्ते की जरूरत नहीं है। मेरा हर एक आगे बढ़ता कदम ही जीत का रास्ता है। सू चिंगिंग एक कोट लेकर वहां आई और उसने प्यार से उसे मेरे कंधों पर डाल दिया। वह अब इस शांत रूप में ढल चुकी थी, बिना किसी नखरे के, और एक अमीर खानदान की लड़की का घमंड अब उसमें बिल्कुल नहीं बचा था। मैं दूर चमकती रोशनियों को देख रहा था और मैं अच्छी तरह जानता था कि असली दिमाग का खेल तो अभी शुरू हुआ है। कैपिटल। अपनी पिछली जिंदगी में मुझे वहां कदम रखने का हक तक नहीं था, पर इस जिंदगी में मैं वहां के हर एक इंसान को अपना नाम याद रखने पर मजबूर कर दूंगा। मैं घूम गया और तेजी से ऑफिस के अंदर चला गया। शेन रॉक्सी और सू चिंगिंग मेरे दोनों तरफ मेरे पीछे पीछे चलने लगीं। इस पल में मुझे एक ऐसी ताकत का एहसास हुआ जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैं अब वह गरीब लड़का नहीं था जिसके चेहरे पर $10 मिलियन का चेक सालों पहले फेंक कर मारा गया था। प्लेन की खिड़की के बाहर बादल 10,000 मीटर नीचे तैर रहे थे। प्लेन के पंख हवा को काट रहे थे और हम सीधे कैपिटल की तरफ बढ़ रहे थे। मैं आरामदायक लेदर सीट पर पीछे होकर बैठ गया और कैपिटल के बड़े और ताकतवर लोगों की लिस्ट देखने लगा जो मुझे शेन रॉक्सी ने दी थी। सू चिंगिंग बराबर वाली सीट पर बैठी थी और बड़े ध्यान से काम कर रही थी। हमारे लैंड करने के बाद के प्लान को चेक कर रहा हूँ। अब उसका काम करने का तरीका इस पोस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। प्रेसिडेंट चेन, गाड़ी का इंतजाम हो गया है, लेकिन बीजिंग के ये फैमिली के बड़े बेटे ने एक मैसेज भेजा है। उन्होंने आज रात के चैरिटी गाला के बारे में बताया है और उम्मीद की है कि आप टाइम पर आएंगे। ये फैमिली, क्या ये वही ये फैमिली है जो दावा करती है कि पूरे शहर की आधी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री उनके कब्जे में है? मेरी पिछली जिंदगी में ये फैमिली 2 साल बाद पूरी तरह बर्बाद हो गई थी क्योंकि उनका पैसा पूरी तरह डूब गया था, लेकिन अभी के लिए भी बहुत बड़े और ताकतवर हैं। ये फैमिली के बड़े बेटे का मुझे ऐसे मुश्किल वक्त पर बुलाना साफ इशारा है। वह मेरे जैसे बाहर के इंसान को उसकी औकात दिखाना चाहता है। मिस्टर शेन ने हमें वार्निंग दी थी कि ये फैमिली धोखे से खेलती है। क्या हमें मना कर देना चाहिए? मैं मना क्यों करूं? उन्होंने तैयारी कर ली है। अगर मैं नहीं गया तो खेल कैसे शुरू होगा? प्लेन सेफ तरीके से एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। मैं प्लेन से बाहर आया और वहां की ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगी। ये कोई आम शहर नहीं है और न ही शोर शराबे वाला मैजिक सिटी है। ये ताकत का असली ठिकाना है। मैंने अपने सूट का कॉलर ठीक किया और आगे बढ़ा उस काली बड़ी गाड़ी की तरफ। मेरी पिछली जिंदगी में मैं इस शहर में था। टैब में सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था, लेकिन इस जिंदगी में यह शहर मेरे सामने झुकेगा। गाड़ी आराम से शहर के बीच पहुंच गई। खिड़की से बाहर दीवारों को पीछे छूटते हुए देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। चाहे वह ये फैमिली हो या बड़े बड़े अमीर लोग, मेरे पास 10 साल आगे की यादें हैं। वह सब पुराने वक्त के बचे कुचे लोग हैं। क्लब के बाहर बहुत सारी महंगी गाड़ियां खड़ी थीं। एक सर्वर मुझे अंदर ले गया। जैसे ही मैंने हॉल में कदम रखा, सबकी बातें अचानक बंद हो गईं। बहुत सारी घूरती हुई आंखें मुझे देखने लगीं। ये फैमिली का बड़ा बेटा, ये फंग, लोगों के बीच में खड़ा था, अपने हाथ में वाइन का ग्लास घुमाते हुए। उसकी आंखों में घमंड साफ दिख रहा था। ओह, तो यह है वह मशहूर प्रेसिडेंट चैन, जिन्होंने मैजिक सिटी में धूम मचा रखी है। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई जादुई ताकत है। आसपास के लोग जोर से हंसने लगे। सू चिंगिंग मेरे पीछे खड़ी थी। वह थोड़ी परेशान लग रही थी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और शांति से खड़ी रही। मैंने ये फंग की बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधा पास के सोफा पर बैठ गया। मास्टर, ये जादुई ताकत तो भूत प्रेतों के पास होती है। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ जिसे पैसा कमाना पसंद है। पैसा कमाना, इस शहर में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। मैंने सुना है तुम इलेक्ट्रॉनिक चिप मार्केट में आना चाहते हो। मेरी मानो और जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ, इससे पहले कि तुम अपना सब कुछ खो बैठो। उसने वाइन का ग्लास मेरे सामने टेबल पर जोर से पटका। वाइन हर तरफ फैल गई। मैंने ऐसी बेइज्जती का सामना अपनी पिछली जिंदगी में बहुत बार किया है।
मैंने आराम से एक रुमाल निकाला और अपने हाथ साफ किए, फिर सीधा उसकी आंखों में देखा। मास्टर, ये मेरे नुकसान की चिंता करने के बजाय आपको साउथ ईस्ट एशिया में फंसे अपने रॉ मटेरियल के बारे में सोचना चाहिए। अगर मुझे ठीक से याद है तो वह इस साल आपकी फैमिली की सबसे बड़ी उम्मीद है। ये फेंग का चेहरा तुरंत बदल गया। वह बात तो ये फैमिली ने सबसे छुपा कर रखी थी, किसी बाहर वाले को यह पता नहीं चल सकता था। वह मुझे घूरने लगा। पहली बार उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। पार्टी अच्छी थी लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। मास्टर, ये की वाइन भी नहीं। सबके देखते देखते मैं वहां से बाहर निकल गया। सू चिंगिंग जल्दी से मेरे पीछे आई। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। वह शायद सोच रही होगी कि मेरे पास अभी और कितने राज बाकी हैं। होटल वापस आकर मैंने तुरंत अपना पहला काम बताया। मुझे अच्छे से पता है कि ये फैमिली की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। ये फैमिली की बर्बादी उनके अपने ही किसी बंदे के धोखे से शुरू हुई थी, और जिसने वह राज खोले थे उसे अभी ये फंग के लोग जुए के कर्ज की वजह से पीट रहे हैं। तुम शहर के उस अंडरग्राउंड कसीनो में जाओ जो साउथ साइड में है, और वहां लाओ वू नाम के आदमी को ढूंढो। उसे यहाँ लेकर आओ। उसका जितना भी कर्ज है मैं उसका दुगना पैसा देने को तैयार हूँ, उसकी मदद करने के लिए। मेरे पास खड़ी सू चिंगिंग ने जल्दी से ये सब नोट कर लिया। अब तक वह मेरे अजीब फैसलों की आदी हो चुकी थी। वह अब सवाल नहीं करती। वह बस अपना काम बिना किसी गलती के करने पर ध्यान देती है। 1 घंटे बाद लाओ वू को मेरे सामने लाया गया। प्रेसिडेंट चेन ने मुझे बचा लिया। ये फंग मुझे मार डालेगा। वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक्स के असली हिसाब किताब के पेपर्स दे दो और मैं तुम्हें इस देश से बाहर निकाल दूंगा। लाओ वू ने 3 सेकंड से भी कम सोचा और हाँ कह दिया। जब बात जान पर बन आती है तो दोस्ती या वफादारी की कोई कीमत नहीं रहती। जैसे ही मुझे वह पेपर्स मिले मैंने उन्हें तुरंत सबके सामने नहीं लाया। इसके बजाय मैंने सीधा शेनरॉक्सी को फोन किया। तुम बहुत तेज काम करते हो। ये फैमिली ने अभी अपना खेल शुरू ही किया था और तुमने पहले ही उनकी गर्दन पकड़ ली। प्रेसिडेंट शेन, अपना पैसा तैयार रखिए। कल सुबह जैसे ही मार्केट खुलेगा हम ये फैमिली के सबसे खास हिस्से को पूरा हड़पने के लिए। मैंने फोन रख दिया और खिड़की के पास चला गया। कैपिटल का रात का नज़ारा बहुत सुंदर है लेकिन इसमें दुश्मनी भी भरी है। मुझे ये पता है कल के बाद ये फैमिली इतिहास बन जाएगी और हमारी कंपनी डायनेस्टी कैपिटल पूरे शहर को हिला देगी। तुम जाओ और थोड़ा आराम कर लो। हाँ, कल के बड़े काम के लिए बहुत ताकत चाहिए होगी। सू चिंगिंग ने हाँ में सिर हिलाया। उसने मेरी पीठ की तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सी इज्जत थी। मैं समझ गया था कि अब वह पूरी तरह मेरे साथ चलने को तैयार है। स्टॉक मार्केट को खुले हुए अभी सिर्फ आधा घंटा ही हुआ था जब ये फैमिली की तीनों कंपनीज के शेयर एक साथ पूरी तरह गिर गए। जो बड़े लोग पहले दूर से तमाशा देख रहे थे अब वह चैन से नहीं बैठ पा रहे थे। वह स्क्रीन पर लाल नंबर्स को तेजी से गिरते हुए देख रहे थे। उनके चेहरों पर साफ डर दिख रहा था। ये क्या हो रहा है? क्या कोई ये फैमिली के शेयर्स गिरा रहा है? किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है? मैं एक्सचेंज के वीआईपी रूम में बैठा था। मेरे सामने कई सारे कंप्यूटर रखे थे। शेन रॉक्सी मेरे पास बैठी थी। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं और वह ऑर्डर्स दे रही थी। उनका हर एक कदम ये फैमिली की कमजोरी पर लग रहा था, बिल्कुल किसी ऑपरेशन की तरह सटीक। चेनन, जो डेटा तुमने दिया है वह कमाल का है। ये फैमिली की पैसों की चेन टूट चुकी है। अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। ये तो बस शुरुआत है। कल येफेंग ने मुझसे कहा था कि मैं पैसे कमाने के लायक नहीं हूँ। मुझे उसे दिखाना होगा कि पैसा कैसे गायब होता है। तभी येफेंग ने गुस्से में वीआईपी रूम का दरवाजा लात मारकर खोला। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसकी टाई टेढ़ी थी और उसमें कल रात जैसा घमंड बिल्कुल नहीं बचा था। वह आगे बढ़ा और मेरा कॉलर पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड्स ने उसे जमीन पर गिरा दिया। चैनन, तुम पागल हो। तुम अपनी ही कब्र खोद रहे हो। बिजनेस की दुनिया तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मास्टर यी, बिजनेस की दुनिया सिर्फ ताकतवर का साथ देती है, और जहां तक तुम्हारी बात है अब उनके लिए तुम्हारी कोई कीमत नहीं रही। मैंने इशारा किया ताकि गार्ड्स उसे बाहर फेंक दें। सू चिंगिंग एक तरफ खड़ी थी और उस येफेंग को देख रही थी जो कभी बहुत ताकतवर हुआ करता था। उसे एक मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटा जा रहा था। उसने एक ठंडी सांस ली। इस नज़ारे ने उसे सू फैमिली के पुराने दिनों की याद दिला दी। पुरानी बातें भूल जाओ। फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताओ कि वह काम शुरू करें और ये फैमिली के सबसे खास हिस्से को अपने कब्जे में ले लें। मैं एक्सचेंज से बाहर आ गया। धूप थोड़ी तेज थी। मुझे पता था कि ये फैमिली का गिरना तो बस एक शुरुआत थी। मैंने हिलाकर रख दिया था कैपिटल के इस गंदे खेल को। यी फैमिली के खत्म होने के 7 दिन बाद डायनेस्टी कैपिटल की बेजिंग ब्रांच पूरी तरह से शुरू हो गई थी। ओपनिंग सेरेमनी में जो बड़े लोग पहले मुझे छोटा समझते थे अब वह मेरे सामने मुस्कुरा रहे थे। वह मुझे अपना कार्ड देने के लिए लाइन में खड़े थे। फायदा ही इस बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। प्रेसिडेंट चेन, आप सच में बहुत समझदार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप कैपिटल में हमारा ध्यान रखेंगे। यह तो कुछ भी नहीं है, चलिए सब मिलकर अमीर बनते हैं। मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, उनकी झूठी बातों में, लेकिन मेरे दिल पर कोई असर नहीं हुआ। सू चिंगिंग एक सुंदर काले गाउन में मेहमानों के बीच घूम रही थी और लोगों से मिलने जुलने में मेरी मदद कर रही थी। वह पूरी तरह से
इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ढल चुकी थीं। बधाई हो प्रेसिडेंट चेन। अब कैपिटल में सबको पता है कि आप चेन आन जिसे भी छू लेते हैं वह सोना बन जाता है। प्रेसिडेंट शेन ने भी काफी अच्छा कमाया है। अगर यह आपकी कंपनी का साथ न होता तो मैं यी फैमिली को इतनी जल्दी नहीं हरा पाती। शेन रॉक्सी मुस्कुराई, उनकी आंखों में पहले से ज्यादा गहरा मतलब था। हम अब सिर्फ पार्टनर्स नहीं हैं, हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। मैंने स्टेज के नीचे खड़ी शोर मचाती भीड़ को देखा और मुझे अचानक अपना नया जन्म लेने वाला दिन याद आ गया। वह $10 मिलियन का चेक, अब वह कितना मजाकिया लगता है। सुजांगो, क्या तुम यह देख रहे हो? उस वक्त तुम पैसे से मेरा भविष्य खरीदना चाहते थे। आखिर में मैंने पूरे कैपिटल की उम्मीदों को ही खरीद लिया। प्रोग्राम खत्म हुआ और मैं सबसे ऊपर की छत पर खड़ा हो गया और शहर की चमकती हुई रोशनियों को देखने लगा। मुझे पता था कि मेरा बिजनेस का नक्शा अब बनना शुरू हो गया है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। आने वाले वक्त में मैं पूरी दुनिया में अपना एक बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाऊंगा जो सिर्फ चेन अन का होगा। प्रेसिडेंट चेन, कल सुबह मैजिक सिटी वापस जाने की फ्लाइट बुक हो गई है। अच्छा है, हमारे अगले सफर के लिए हम उस आखिरी हिस्से को लेने जा रहे हैं जो मेरा है। मैं घूमा और अपनी डेस्क की तरफ चल दिया। ढलता हुआ सूरज मेरी पीठ पर रोशनी डाल रहा था और एक लंबी परछाई बन रही थी। इस जिंदगी में मैं जरूर राजा बनूंगा। खिड़की के बाहर हुआंगपू रिवर लगातार बह रही थी। वापस आने के बाद से कैपिटल से मैंने आराम नहीं किया है। मैंने सीधे हमारे ग्लोबल मार्केट के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। सु चिंगिंग मेरे पीछे खड़ी थी और वह बहुत ध्यान से बिजनेस के जरूरी फाइल्स को संभाल रही थी। अब उसकी आंखों में पहले जैसा नखरा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून और सब्र था जो मुश्किलों से लड़कर आया हो। प्रेसिडेंट चेन, नॉर्थ अमेरिका की बड़ी टेक कंपनीज परेशान हो रही हैं। उन्होंने एक लेटर भेजा है। वह हमारे एआई के मेन सिस्टम को खरीदना चाहते हैं पूरी तरह से। वह बस हमसे पीछे छूटने से डर रहे हैं। उनसे कह दो कि डायनेस्टी टेक्नोलॉजी अपनी टेक नहीं बेचती, हम सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचते हैं। मैंने अपनी चेयर पर पीछे होकर दीवार पर लगे दुनिया के नक्शे को देखा। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने देखा था कि इन बड़ी कंपनीज ने टेक्नोलॉजी को रोककर पूरे 10 साल तक हमारा फायदा उठाया था। इस जिंदगी में मैं उन्हें दिखाऊंगा कि एक असली दुश्मन कैसा होता है। एक और बात है, मेरे पापा कल ही हॉस्पिटल से घर आए हैं। वह गांव वापस जाने से पहले आपके लिए अपने हाथ से खाना बनाना चाहते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस सू। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, हमारे बीच सिर्फ काम का रिश्ता है। योंगे सिटी में उनके रहने के लिए एक घर खरीद दो। इसका पैसा मेरे पर्सनल अकाउंट से काट लेना। सू चिंगिंग के हाथ रुक गए। उसने अपना सिर नीचे किया और उसकी आवाज भारी हो गई। मैं जानता हूं कि उसने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है, लेकिन मेरे दिल का दरवाजा उसी दिन हमेशा के लिए बंद हो गया था जिस दिन मेरा नया जन्म हुआ था। अपने काम पर ध्यान दो। आज दोपहर को शेन रॉक्सी के साथ मीटिंग बहुत जरूरी है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें पोंछीं और वापस अपने काम में लग गई। मैंने उसे जाते हुए देखा। मेरा दिमाग बिल्कुल साफ था। इस जिंदगी में मैं अब किसी के पीछे चलने वाला नहीं हूँ। इस बड़े खेल का असली खिलाड़ी अब मैं हूँ। देर रात तक काम करने के बाद मैं नदी के किनारे अकेले घूमने लगा। ठंडी हवा चल रही थी जिसने मेरा नशा बिल्कुल उतार दिया। सू चिंगिंग मेरे पीछे भागती हुई आई और उसने मुझे एक जैकेट दी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वह दर्द था जो उसने बहुत वक्त से छुपा रखा था। ऐसा लग रहा था कि वह अभी रो पड़ेगी। चेनान, अगर अगर मैंने उस वक्त वह चेक न लिया होता तो? अगर तुम अभी भी वही गरीब लड़के होते तो क्या तुम थोड़ा सा ही सही मुझे पहले की तरह प्यार करते? मैं रुक गया और उसकी तरफ घूम कर देखा। नदी के किनारे की लाइट्स उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, जिससे वह बहुत कमजोर लग रही थी। पिछली जिंदगी में मैंने खुद से यह सवाल कई बार पूछा था, लेकिन इस जिंदगी में अब उसकी बारी थी पूछने की। सू चिंगिंग, इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज देर से दिखाया गया प्यार है। मुझे पता है मेरी गलती थी। मुझे सच में पछतावा है। पिछले 6 महीनों से मैंने तुम्हें धीरे धीरे ऊंचाइयों पर पहुंचते देखा है और मुझे समझ आया कि मैंने दुनिया की सबसे कीमती चीज खो दी है। तुम्हें पछतावा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज मैं इस ऊंचाई पर खड़ा हूं। अगर तुम्हारे सामने वही चेनन होता जो बारिश में तुम्हारे लिए छाता लेकर खड़ा रहता था, तो तुम उसे बेकार समझती। मैंने जैकेट नहीं ली, उसे जमीन पर गिरने दिया और बहते हुए पानी को देखने लगा। मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून और आज़ादी महसूस हो रही थी। मिस, मैंने जो काम तुम्हें दिया है वह तुम्हारी मेहनत का इनाम है जो तुमने इस बीच की है। अगर तुम रिश्तों की बात करना चाहती हो तो तुम कल ही अपना रेजिग्नेशन दे सकती हो। सू चिंगिंग बेंच पर बैठ गई और अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और रोड पर खड़ी कार की तरफ चल दिया। इस पल मैंने अपने पुराने रूप से सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ दिए थे। ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक एक दिन पहले शेन रॉक्सी अचानक लॉयर्स की एक टीम लेकर मेरे ऑफिस आई। उसके हाथ में एक अग्रीमेंट था और उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और सीरियसनेस थी।
मैं समझ गया कि यह औरत अब अपना असली रंग दिखा रही है। चेनान, शेन फैमिली हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहती है। हम चाहते हैं कि डायनेस्टी टेक्नोलॉजी में हमारा 40% शेयर हो। प्रेसिडेंट शेन, क्या आप मेरे ही खिलाफ चाल चल रही हैं? शेन रॉक्सी मेरे पास आई और मेरे डेस्क पर दोनों हाथ रखकर खड़ी हो गई। उसके पीछे बीजिंग की बड़ी शेन फैमिली थी, जो सिर्फ एक पार्टनर बनकर खुश नहीं थी। वह चाहते थे कि इस नए एआई एम्पायर पर उनका कब्जा हो। यह शेन फैमिली के बड़े मालिक का फैसला है। अगर तुम नहीं माने तो साउथ में शेन फैमिली के सारे लैब्स और काम कल से ही बंद हो जाएंगे। प्रेसिडेंट शेन, क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपको बिना सोचे समझे हिस्सा लेने देता? मैंने अपना बचाव पहले ही कर रखा था। मैंने अपना लैपटॉप खोला और एक छुपा हुआ सिस्टम का नक्शा उन्हें दिखाया। शेन रॉक्सी स्क्रीन को घूर कर देखने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया था कि सारे मेन सिस्टम के पासवर्ड्स और कीज उस पुरानी फैक्ट्री के सर्वर्स में हैं जो मैंने पहले खरीदी थी। प्रेसिडेंट शेन, अगर शेन फैमिली पीछे हटना चाहती है तो हट सकती है, लेकिन मेरे बिना आपके वह लैब्स सिर्फ कचरे के ढेर बनकर रह जाएंगे। शेन रॉक्सी ने काफी देर तक मुझे देखा और फिर अचानक वह खुद पर ही हंसने लगी। उसने अग्रीमेंट को वापस रख दिया और काता और अपने बालों को ठीक किया। चेनन, तुम सच में एक पागल हो। लगता है अब मुझे सीधे बनकर ही रहना पुडीडेगा और आपका पार्टनर बने रहना पुडीडेगा। एक समझदार फैसला। मुझे हमारी इस दोस्ती का इंतजार रहेगा। प्रेसिडेंट शेन, उसे देखते हुए, चले जाओ। मैं अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछता हूँ। यह एक बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन मैं जीत गया, क्योंकि मैं न सिर्फ आने वाले वक्त को जानता हूँ बल्कि इंसान के लालच को भी अच्छी तरह समझता हूँ। सारी लाइट्स स्टेज के बीच में आ गईं। स्टेज के नीचे दुनिया के बड़े नेता और बिजनेस के बड़े लोग बैठे थे। सू चिंगिंग साइड में खड़ी थी और घबराहट में अपनी मुट्ठी बंद कर रही थी। मैंने अपनी टाई ठीक की और तालियों की गूंज के बीच धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ा। आज हम आने वाले कल को बदलेंगे। जैसे ही मैंने रिमोट का बटन दबाया, डायनेस्टी टेक्नोलॉजी का पहला जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पूरी तरह से लॉन्च हो गया। उस पल पूरे हॉल में बिल्कुल सन्नाटा छा गया और फिर सब लोग खुशी से चिल्ला उठे। मुझे पता था कि अब से चेनन का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। मेरे भगवान, यह टेक्नोलॉजी अपने वक्त से बहुत आगे की है, पूरे 20 साल आगे। मैंने स्टेज के नीचे बैठे लोगों के खुश चेहरों को देखा, लेकिन फिर भी मेरा दिल बिल्कुल नहीं घबराया। मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं उस अंधेरी गली में मरा था, तब कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, लेकिन आज पूरी दुनिया को मेरी बात सुननी पड़ेगी। मिस्टर चैन, हमने कर दिखाया। यह तो बस शुरुआत है। असिस्टेंट सू, लीगल डिपार्टमेंट को बोलो कि वे पूरी दुनिया के लिए नए रूल्स तैयार करें। शेन रॉक्सी मेरे पास आई और उसने मुझे गले से लगा लिया। उसने मेरे कान में धीरे से कहा कि शेन फैमिली ने हार मान ली है। मैंने हॉल का बेडद्दा दरवाजा खोला। बाहर आसमान तारों से भरा हुआ था और हर तरफ कैमरा की लाइट्स चमक रही थीं। इस पल मैं आखिरकार सबसे ऊंचे मुकाम पर खड़िल्धा था, न प्यार के लिए न इज्जत के लिए, बस इस खूबसूरत दुनिया को अपने कदमों में देखने के लिए। मैंने सारे इंटरव्यू देने से मना कर दिया और अकेले छत पर चला गया। तेज हवा ने मेरे बाल खराब कर दिए, लेकिन इससे मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। मुझे आखिरकार दोबारा जन्म लेने का असली मतलब समझ आ गया। यह बदला लेने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को अपनी किस्मत चुनने की ताकत देना है। 1 साल बाद मैं युनचेंग वापस आया। यहाँ सब कुछ पहले जैसा ही था, बस सू और जाओ फैमिली अब लोगों के लिए सिर्फ बातें करने का एक जरिया बन चुकी थी। एक काला कोट पहने और हाथ में सफेद फूलों का गुलदस्ता लिए मैं एक बिना नाम की कुब्र के सामने खड़िल्धा हो गया। यह वही जगह थी जहाँ पिछली जिंदगी में मरने के बाद मुझे दफनाया गया था। इस जिंदगी में मैंने तुम्हारे लिए काफी जी लिया है और तुम्हारा बदला भी ले लिया है। अब तुम आखिरकार आराम कर सकते हो सुकून से। मैंने फूलों को नीचे रख दिया। पीछे मुड़कर मैंने देखा कि सू चिंगिंग थोड़ी दूर खड़िल्धी थी। उसने नौकरी छोड़ दी थी और अब वह युनचेंग में एक छोटे स्कूल की टीचर के रूप में काम कर रही थी। उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा सुकून था। अब उसमें पहले जैसा लालच और घमंड नहीं बचा था। मिस्टर चैन, बहुत दिनों बाद मिले टीचर सू। हमने आम दोस्तों की तरह एक दूसरे को हेलो कहा और फिर एक दूसरे के पास से गुजर गए। न कोई पुरानी याद, न कोई फालतू का ड्रामा, बस एक सपने से जागने जैसा सुकून था। शेन, रॉक्सी का फोन आया। उसने मुझे बताया कि डायनेस्टी कैपिटल की मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई है। बिग बॉस चैन, अब आप आगे कहाँ जा रहे हैं? एक ऐसी जगह जहां मुझे कोई न जानता हो, ताकि मैं एक अच्छी नींद सो सकूं। मैंने फोन काट दिया और उसे स्विच ऑफ कर दिया। चमकते हुए समंदर पर धूप बिखरी हुई थी। मैंने अपनी जेब से वह पीला $10 मिलियन का चेक निकाला। यह एक ऐसी याद थी जिसे मैंने हमेशा अपने पास रखा था। मैंने धीरे से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को हवा में उड़ने दिया ताकि वे समंदर की लहरों में मिल जाएं। प्यार को भूल जाओ, इज्जत को भूल जाओ। मैंने इस बार एक बेहतरीन जिंदगी जी है। मैं आगे बढ़ा, सड़क के किनारे खड़ी स्पोर्ट्स कार का इंजन स्टार्ट किया और SDD डीहक के आखिरी छोर पर गायब हो गया। चैनन की कहानी आगे भी चलती रहेगी।